नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो 5 जनरेशन में बांटा गया और देखिए इन पीढ़ियों को कंप्यूटर के द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक के आधार पर इन 5 पीढ़ियों को बनाया गया है, इन 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो उसका जो समय काल रहा है वो 1942 से लेकर 1955 तक रहा है। देखिए जो जिस जनरेशन से जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे आपको वही याद रखने हैं। और पहली जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में, प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया और ये वैक्यूम ट्यूब कांच के फिलामेंट की बनी होती थी। अगर बात की जाए मेमोरी की तो देखिए मेमोरी के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया गया और पंच कार्ड के जो खोजकर्ता थे, के जो आविष्कारक थे, वे थे हरमन होलीरथ। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। मेमोरी, इनपुट, आउटपुट सभी के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको फर्स्ट जनरेशन से याद रखनी है, बाकी इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, बहुत अधिक जे ऊष्मा उत्पन्न करते थे, जिससे जो जल्दी ही खराब हो जाते थे। देखिए इनकी स्पीड भी कम थी, इससे प्रश्न नहीं आएगा। आपको पता है कि अगर अगली पीढ़ी इससे आई है तो वो पिछली पीढ़ी से बेहतर ही होगी। तो फर्स्ट जनरेशन से आपको सिर्फ यही याद रखें कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ और मेमोरी, इनपुट, आउटपुट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? पंच कार्ड का। और देखिए फर्स्ट पीढ़ी के अगर कंप्यूटर के मैं कुछ आपको उदाहरण दूं तो फर्स्ट पीढ़ी में किन किन कंप्यूटर का आविष्कार किया गया? तो एनिक तो एक, एडवेक, एडसेक, इसके अलावा देखिए यूनिवैक और IBM 701। तो ये आप नाम याद रखेंगे। ये क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। देखिए इनकी सभी की फुल फॉर्म आपको पता है, एक अलग से वीडियो आएगी फुल फॉर्म पर। जो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म यूज़ होती हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उस पर एक अलग से वीडियो आएगी। फिलहाल हम बात करें जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की, तो ये बातें आपको याद रखनी फर्स्ट जनरेशन। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका समय की बात की जाए तो 1956 से लेकर 1964 तक। देखिए जो सेकंड पीढ़ी थी इसमें प्रोसेसर के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। किसका शुरू कर दिया गया इस्तेमाल? ट्रांजिस्टर। जी आप याद रखेंगे। और ट्रांजिस्टर के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? विलियम शाकले। वैसे प्रश्न जो ऑप्शन में सिर्फ इनका ही नाम दिया रहता है, वैसे इनके साथ दो और भी विद्वान शामिल थे। दूसरे थे जॉन वॉर्डिन और तीसरे थे वाल्टर वार्टेन। और 1947 में इसका आविष्कार किया गया था। अगर बात करूं मेमोरी की तो मेमोरी की प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया। किसका? मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया। और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों में। अगर बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया। जो सेकंड पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया वो था, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए आप साथ साथ में लिख लेंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात आप याद रखेंगे। देखिए फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में जिस भाषा का, देखिए पहले मैं फर्स्ट पीढ़ी में एक आपको महत्वपूर्ण डिटेल बताना भूल गया। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें किस भाषा का यूज़ किया गया? तो मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं? जो 0 और 1 की भाषा होती है। 0 और 1 का मतलब ये क्या है? बाइनरी डिजिट्स, यानी कि ये कौन सी भाषा? बाइनरी भाषा। और इसे दूसरा एक नाम और दिया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। क्या कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन में किस भाषा का यूज़ किया गया? तो मशीनी भाषा का। बात करूं सेकंड जनरेशन की तो इसमें देखिए असेंबली भाषा का यूज़ किया गया। आपको पता है कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0 और 1 की। तो असेंबली भाषा को, इसका मतलब आपको 0 और 1 की भाषा में बदलने की ज़रूरत रही होगी। तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया? तो उसके लिए असेंबलर यूज़ किया गया। तो यानी कि असेंबलर का क्या काम हो गया? फिर असेंबली भाषा को वो मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता था। तो ये आप याद रखेंगे, ये प्रश्न बनता है। ठीक, आप ये याद रखेंगे। असेंबली भाषा भी क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। तो सेकंड जनरेशन से आपको सिर्फ इतने ही फैक्ट याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं तृतीय पीढ़ी की। और देखिए सेकंड जनरेशन में फोरट्रान और कोबोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का विकास कर लिया गया था। देखिए फोरट्रान की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। फोरट्रान की फुल फॉर्म ये होती है फार्मूला
ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोवोल की जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो देखिए फोरट्रॉन भाषा का यूज़ किसके लिए किया जाता होगा, तो गणितीय गणनाओं के लिए, यानी कि गणितीय कार्यों के लिए, क्योंकि फोरट्रॉन की फुल फॉर्म ही क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो गणितीय गणनाओं के लिए, यानी कि गणितीय कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि इसका इस्तेमाल फिर किसके लिए किया जाता होगा, व्यावसायिक कार्यों के लिए। जे भी आप याद रखेंगे, इनका जो विकास है वो सेकंड जनरेशन में ही कर लिया गया था। और जे क्या है, जे है हाई लेवल लैंग्वेज। जे क्या है, जे हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब बात करते हैं और देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीनी भाषा में बदलने के लिए, आपको पता है कंप्यूटर कौन सी भाषा होता है, 0 और 1 की, और उसे हम क्या कहते हैं, मशीनी भाषा, लो लेवल लैंग्वेज। यानी कि फोरट्रॉन और फिर कोवोल भाषाओं को भी लो लेवल लैंग्वेज में बदलने की ज़रूरत रही पड़ी होगी। तो उसके लिए जिस का यूज़ किया गया उसे कहते हैं कंपाइलर। उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर। तो ये भी आप याद रखेंगे, कंपाइलर। और दूसरा था इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। तो ये दोनों क्या है, ये क्या करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में। प्रश्न ऐसे ही बनता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदला जाता है। तो नीचे ऑप्शन दे रखे होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, तो इस तरह के ऑप्शन आपको दे रखे होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की, बात करेंगे अब हम थर्ड जनरेशन की। तो देखिए थर्ड जनरेशन में आपको पता, सेकंड जनरेशन में किसका यूज़ किया जाता है, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में अब आ गई आईसी, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, जो विद्युत परिपथ होते हैं, यानी कि जे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर्स का एक समूह होते हैं। तो आईसी का यूज़ इस्तेमाल करने शुरू हो गया। तो आईसी बने होते थे मुख्यतः सिलिकॉन व जर्मेनियम के। ये प्रश्न भी बनता है, आईसी किससे बने थे, सिलिकॉन व जर्मेनियम। और जो ट्रांजिस्टर हैं वो जर्मेनियम के बने होते थे, जर्मेनियम। जी आप याद रखें, सिलिकॉन व जर्मेनियम। और थर्ड जो जनरेशन थी, इसका जो समय काल की अगर मैं बात करूं तो इसका देखिए जो समय था 1965 से लेकर 1975 तक, ये आप रखेंगे याद। और और जो आईसी चिप्स जिनका इंटीग्रेटेड सर्किट, इनके जो आविष्कारक थे वो थे जोहन सेंट किल्वी व रॉबर्ट नाइस, रॉबर्ट नाइस। और 1958 में इनका विकास किया गया। इसके अलावा देखिए आपको एक और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बताता हूं। देखिए 1965 में डीईसी कॉरपोरेशन के द्वारा, 1965 में डीईसी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा पीडीपी 08, पीडीपी 08 नामक एक कंप्यूटर बनाया गया, मिनी कंप्यूटर बनाया गया था। देखिए पीडीपी की फुल फॉर्म होगी प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर 08। तो प्रश्न क्या बनेगा, देखिए आपको मैं क्या फैक्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताने जा रहा हूँ। तो ये जो पीडीपी 08 था, ये पहला मिनी वाणिज्यिक कंप्यूटर था, ये पहला मिनी वाणिज्यिक कंप्यूटर था, ये आप याद रखेंगे। देखिए थर्ड जनरेशन में मेमोरी के लिए किसका यूज़ किया गया, तो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया। फर्स्ट सेकंड जनरेशन में भी इनका यूज़ किया, लेकिन अब इनकी जो स्टोरेज की क्षमता थी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ शुरू हो गया। ये दोनों आप याद रखेंगे। देखिए मैं साथ में आप वीडियो को पॉज करके ये आप नोट कर सकते हैं। बाकी आगे मॉक टेस्ट होगा तो कैसे कैसे प्रश्न आएंगे इनसे वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। बात करते हैं भाषा की, तो इसमें किन किन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। देखिए आपको एक और बात महत्वपूर्ण फैक्ट ये बता देता हूँ, इसमें जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है वो थी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि SCI। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का मतलब ये कि जो आईसी यूज़ की जाती थी उन पर 10 या 20 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही स्थापित किए जा सकते थे, यानी कि कम ही है, तो उसे कहा गया SCI। थर्ड जनरेशन में फिर इन जो 10 और 20 से संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई। फिर इस तकनीक को कहा गया MSI, यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। देखिए आईसी का एक छोटी सी चिप होती है जिस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्थापित किए रहते हैं। अब जितने आपको पता है एक चिप, इतनी छोटी सी चिप पर इतने सारे उपकरण, तो कंप्यूटर का साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा, पहले से छोटा हो गया होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे।
इसके अलावा देखिए इसमें आपको क्या और याद रखना, कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन में इनका आविष्कार कर लिया गया था। तो एक बात आप ये याद रखेंगे। और इस पीढ़ी में ही MICR, प्लॉटर और स्कैनर्स का आविष्कार कर लिया गया था। आपको इनकी फुल फॉर्म में जब मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइस करवाए थे तब मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था। इसमें देखिए कौन कौन सी लैंग्वेज का विकास हुआ। तो इसमें पास्कल, जब प्रश्न ऐसे ही बनता है कि इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आपको बीच में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई ऐसा दिया रहता है वेब ब्राउज़र, तो आपको उस पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लैंग्वेज के नाम है। तो पास्कल, बेसिक, फोरट्रान सेकंड, थर्ड और फोर, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इनका आविष्कार, इनकी शुरुआत थर्ड जनरेशन में शुरू हुई थी, हाई लेवल लैंग्वेज है। और अगर मैं बात करूं थर्ड जनरेशन में IBM 360, जे क्या है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। IBM 370, जे क्या है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। जे इनकी जो CDC 600 6600 CDC 6600, जे कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जे आप याद रखेंगे सारे फैक्ट्स। अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की। तो इसका समय काल अगर बात करूँ तो 1975 से लेकर 1999। इसमें देखिए किस जो तकनीक का देखिए यूज़ आईसी का ही किया गया, लेकिन इसमें जो तकनीक का यूज़ किया गया वो LSI, यानी कि लार्ज। देखिए थर्ड जनरेशन में SSI और MSI का यूज़ होता था, यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब IC पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई होगी। उनकी संख्या आपको पता पहले 100 तक उस पर स्थापित किए जाते थे उस चिप पर, अब बढ़ा दी गई होगी यानी कि हज़ारों में कर दी गई होगी या लाखों में कर दी गई होगी। तो उस तकनीक को यानी कि LSI और दूसरी BLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फोर्थ जनरेशन में LSI और BLSI का यूज़, इन तकनीक का यूज़ किया जाने लगा। मेमोरी के लिए अगर बात करूँ तो हार्ड डिस्क का यूज़ होता था, मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन में तो विंडोज़ का यूज़ शुरू हो गया। इसके अलावा iMac, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका यूज़ फोर्थ जनरेशन में होता था। इसी जनरेशन में नेटवर्क की अवधारणा शुरू हो गई, यानी कि लैन, जिसे हम लैन की फुल फॉर्म क्या रहती है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि डाटा शेयर कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह डाटा शेयर कर सकते थे। इसके अलावा देखिए फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत होगी। देखिए माइक्रो प्रोसेसर अब क्या होता है, देखिए इसकी कोई डेफिनेशन से प्रश्न तो नहीं आएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत की। देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि जो IC एकल, जो हजारों IC को सिर्फ एक चिप पर निर्मित किया जाता है, पर स्थापित किया जाता है, तो उस चिप को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। और जिन कंप्यूटर में इन माइक्रो प्रोसेसर चिप्स को इंस्टॉल किया जाता है उन कंप्यूटर को कहा जाता है, यानी कि जिन इनका इस्तेमाल होता है उन कंप्यूटर को कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर। देखिए माइक्रो चिप होती क्या कि लाखों जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक चिप पर समाहित किए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, माइक्रो चिप। और इन माइक्रो चिप का जिन कंप्यूटर में यूज़ होता है उन कंप्यूटर को कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं कि पहली माइक्रो चिप का निर्माण किसके द्वारा और कब किया गया, तो पहली माइक्रो चिप का निर्माण 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था, और इस चिप का नाम रखा गया था इंटेल 4004। तो ये भी आप एक फैक्ट एक्स्ट्रा जो कि आप याद रखेंगे। देखिए इसमें रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का इस्तेमाल शुरू हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डाटा को डिस्ट्रीब्यूट एक जगह से दूसरी जगह
किया जा सकता था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के द्वारा। अगर मैं बात करूं किन किन भाषाओं का इसमें विकास हुआ या इस्तेमाल शुरू हुआ, तो C++। देखिए प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो ये सभी भाषाएं पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पास्कल, बेसिक, डाटाबेस, फोर्ट्रॉन, जो सारी कोबोल। तो C++, डाटाबेस सॉरी अभी पढ़ रहे हैं हम, डाटाबेस, ये क्या है, सारी हाई लेवल लैंग्वेज है जिनका कि फोर्थ जनरेशन में यूज़ शुरू हुआ। अगर फोर्थ जनरेशन के बात करूं किन किन कंप्यूटर का निर्माण किया गया, तो एग्जांपल मैं आपको कुछ देता हूं, जैसे क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। देखिए क्रे 1 सेकंड में 1 अरब 1 बिलियन गणनाएं कर सकता है, ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा देखिए क्रे 1, क्रे 2, एप्पल सेकंड और BAX बैक्स 9000, ये क्या है, सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे। फोर्थ जनरेशन से देखिए और कोई प्रश्न नहीं बनेगा, मेमोरी के लिए क्या और इसमें क्या यूज़ किया, कौन कौन सी तकनीक, तो LSI, BLSI। तो अब देखिए फिफ्थ जनरेशन से कोई आपको इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन क्या है, जो हम वर्तमान में 5वीं पीढ़ी में कौन आता है, जो वर्तमान में कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, 5वीं पीढ़ी में। तो फिफ्थ जनरेशन अभी अगर मैं इसका समय सारणी आपको बताऊँ 1999 से लेकर वर्तमान तक इसमें आप क्या यूज़ आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए जिस तकनीक का यूज़ किया जा रहा है वो है ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अलावा देखिए WWW, इंटरनेट, ईमेल, ई-कॉमर्स, इन सभी का इस्तेमाल फिफ्थ जनरेशन में ही शुरू हुआ। बाकी आपको पता ही है। तो देखिए 5 जनरेशन थी कंप्यूटर की, तो सारे के इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दी। बाकी इनसे प्रश्न आगे जब मॉक टेस्ट होगा तो इनसे एक एक प्रश्न किस किस तरह से इनके प्रश्न बन सकते हैं, वैसे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दी, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। प्रश्न किसी से भी बनाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्हीं से प्रश्न बनेंगे, बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो आज देखिए हमने जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एक पूरा टॉपिक आज हमने एक वीडियो में कवर किया। कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, तो आपको बिल्कुल ध्यान से किस जनरेशन में क्या हुआ है तो वो आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही।